हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, जो है हमारा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्रिंट यूरोप में और कंट्रीज में कैसे कैसे आया और उस प्रिंट रिवॉल्यूशन का अब न्यू जनरेशन पे या फिर चिल्ड्रन, अलग अलग सोसाइटी पे क्या क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा। इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें देखेंगे। तो पहले एक ऐसा टाइम था जब प्रिंट खुद ही एक हिस्ट्री थी। मीन्स पहले प्रिंट जो है वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, और अगर प्रिंट होता भी था या फिर प्रिंटिंग होती भी थी तो वो तकरीबन हाथ से होती थी। और सबसे पहले जो हैंड प्रिंटिंग थी वो चाइना, जापान और कोरिया में हुई थी स्टार्ट। उसके बाद वो ईस्ट एशिया में, यूरोप में या फिर इंडिया जैसी कंट्रीज में फैली थी। 594 एडी के आसपास जो प्रिंटिंग थी वो वुड ब्लॉक्स पे, जो हमारी वुड की जो सरफेसेस होते हैं उस पे की जाती थी, और उस पे है ना इंक से की जाती थी। तो क्या हुआ, उस ऐसे जो इसकी हमारी एक बुक है अखलाक आई नसीरी, उससे ये एक इस टाइप से हमारी जो प्रिंटिंग है वो होती थी। इसमें क्या, इस बुक में क्या होता था, जो एक साइड है पेपर की एक साइड पे लिखा जाता था और दूसरी साइड नहीं लिखा जाता था। जैसे कि इस तरफ लिख दिया तो इस तरफ नहीं लिखा जाता था, क्योंकि जो पेपर है वो बहुत ज्यादा थिन होता था और इसकी वजह से एक ही साइड लिखा जाता था। अब जो हमारा प्रिंट है वो धीरे धीरे स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जो प्रिंट था वो चाइना में स्टार्ट हुआ था। तो जो चाइना में जो इंपीरियल स्टेट थी वो प्रिंटेड मटेरियल की एक बहुत ज्यादा मेजर प्रोड्यूसर थी। इसमें एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था इस स्टेट में, यहाँ पे क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रिंटेड मटेरियल प्रोड्यूस होता था, तो है ना यहाँ पे जो स्टाफ था प्रिंटिंग करने के लिए वो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के थ्रू रिक्रूट किया जाता था। पहले जो स्टाफ है या फिर जो जिनको प्रिंटिंग करनी है उनको पहले एग्जाम देना पड़ता था, उसके बाद वो प्रिंटिंग कर सकते थे। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे 16th सेंचुरी के बाद जो इस एग्जाम को देने वाले जो कैंडिडेट्स है उनका नंबर बढ़ा। उनका नंबर बढ़ने की वजह से जो प्रिंट है उसकी वॉल्यूम बढ़ गई। पहले प्रिंट कम प्रोड्यूस होता था, उसके बाद जो प्रिंट है वो बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया 16th सेंचुरी के बाद। अब 17th सेंचुरी में क्या हुआ, जो पहले था प्रिंट, जो है प्रिंट कल्चर था वो पहले तकरीबन जो स्कॉलर्स थे या फिर जो नोबल्स थे उनके लिए था। अब वो धीरे धीरे जो मर्चेंट्स की तरफ आने लग गया, और जो अब रीडिंग है वो एक लेजर एक्टिविटी बन गई है। अब जो हमारा प्रिंट है वो आनंद के लिए पढ़ा, अब रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया गया था। अब जो हमारे न्यू रीडर्स आ रहे हैं, न्यू जनरेशन आ रही है, उनको बहुत सी नैरेटिव स्टोरीज पसंद थी, पोइट्री पसंद थी, उनको ऑटोबायोग्राफीज बहुत ज्यादा पसंद आती थी, उनको रोमांटिक प्लेज बहुत ज्यादा पसंद आते थे। तो अब जो न्यू रीडर्स है उनकी प्रेफरेंस चेंज हो गई थी। पहले प्रिंटिंग अपनी शानो शौकत के लिए किया जाता था, अब वो एक लेजर एक्टिविटी बन गई थी। वुमेन ने भी प्रिंटिंग कल्चर में अपना पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारी वुमेन्स ने तो पढ़ना ही नहीं, अपनी वर्क्स को पब्लिश करना भी स्टार्ट कर दिया था। जो स्कॉलर्स थी उनकी वाइफ्स अपना अलग वर्क पब्लिश करती थी, जो कार्टिशियंस थी उनकी वाइफ अपनी लाइफ्स के बारे में लिखती थी कि हमारे डेली लाइफ में क्या क्या होता है। तो ऐसे हमारा जो प्रिंट कल्चर है वो चाइना में और ज्यादा स्प्रेड हो गया। और अब लेट 19th सेंचुरी आते आते पहले हैंड से प्रिंटिंग होती थी, हैंड प्रिंटिंग ज्यादा फेमस थी। अब जो वेस्टर्न टेक्निक्स है उनको अपनाना स्टार्ट कर दिया। जो प्रिंटिंग है वो प्रेसिस के थ्रू स्टार्ट हो गई थी। और इसमें जो शंघाई में क्या हुआ, जो न्यू प्रिंट कल्चर आया जो मशीन्स के थ्रू, प्रेसिस के थ्रू है, उसमें वो एक हब बन गया। तकरीबन वेस्टर्न स्टाइल जो स्कूल्स थे वो शंघाई में हो गए। अब ऐसे जो एक धीरे धीरे हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग में एक धीरे एक शिफ्ट आ गया। पहले हैंड प्रिंटिंग ज्यादा होती थी, अब मैकेनिकल प्रेसेस के थ्रू ज्यादा प्रिंटिंग होनी स्टार्ट हो गई लेट 19th सेंचुरी आते आते। अब जो प्रिंट है वो धीरे धीरे जापान में गया। जैसे कि हमें पता है जो जापान है वो जापान में बुद्धिस्ट मिशनरीज के द्वारा चाइना से प्रिंट लाया गया था।
हैंड प्रिंटिंग लाई गई थी। पहले सबसे पहले चाइना में हुआ। तो बुद्धिस्ट मिशनरीज जो है उन्होंने 1768 एडी के आसपास चाइना से जापान में हैंड प्रिंटिंग लाई। और जो सबसे पहली बुद्धिस्ट बुक थी या फिर जो सबसे ओल्डेस्ट जापानीज बुक है वो 868 एडी में प्रिंट हुई थी और उसका नेम था बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। इससे में ये पता चलता है कि बुद्धिस्ट मिशनरीज के द्वारा ही जो हैंड प्रिंटिंग है वो जापान में लाई गई। और इसमें ये भी वुड कट में ही हो रखी है, मींस वुड ब्लॉक का ज्यादा यूज होता था पहले। और सबसे पुरानी बुक है बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। ये ऐसे हमारी डायमंड सूत्रा के कुछ पेजेस थे इस टाइप के। अब क्या होता था, जो हमारी हैंड प्रिंटिंग है उनका यूज बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता था। पेपर मनी के लिए, जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स हैं उनको बनाने के लिए। और जो जापान में क्या हुआ था, जब मिडिवल टाइम आते आते 19th-18th सेंचुरी आते आते या फिर 16th-15th सेंचुरी के बाद क्या हुआ था, जो पोइट्स हैं या फिर जो राइटर्स हैं उन्होंने सस्ती सस्ती किताबें पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। अब लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जो हमारा आज के टाइम का टोक्यो है जिसको हम पहले एडो बोलते थे, वहां पे क्या हुआ, वहां पे ना बहुत सारी पेंटिंग्स, अलग अलग टाइप के वर्क, अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स देखी गई। जैसे कि वुमेन्स पे, आर्टिस्ट पे, टी हाउस पे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, कैलकुलेशंस पे भी, और फ्लावर की अरेंजमेंट पे, कुकिंग पे, और जापान के अलग अलग फेमस प्लेसेस पे। तो वहां पे जो ये टोक्यो है उस पे एक नया अर्बन सर्कल देखा गया, अलग अलग पेंटिंग्स देखे गए, अलग अलग इलस्ट्रेशंस देखी गई लेट 18th सेंचुरी आते आते। अब हमारे जापान के एक आर्टिस्ट थे किटागावा उटामारो, उनकी एक आर्ट फॉर्म थी यूकियो। तो क्या हुआ था, यूकियो का मतलब होता है जो हमारा फ्लोटिंग वर्ड है उसको डिस्क्राइब करने के लिए पिक्चर्स का यूज किया जाता था, या फिर जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है उनका डिपिक्शन के लिए, जो नॉर्मल लाइफ में ह्यूमन का एक्सपीरियंस होता है उसको शो करता था। तो जो किटागावा उटामारो थे उनकी वो अपनी यूकियो फॉर्म में उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग की है, बहुत सारा प्रिंटिंग मटेरियल प्रोड्यूस किया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने है ना जो यूएस है या फिर जो बाकी यूरोप है वहां पे उन्होंने ट्रेवल करना स्टार्ट किया और बहुत सारे आर्टिस्ट को इन्फ्लुएंस किया प्रिंटिंग करने के लिए। अब जैसे कि इसी से जो उन्होंने ट्रेवल किया, इससे बहुत सारे पब्लिशर जैसे कि सुटोयो जोजाबारो, इन्होंने अपनी अलग अलग सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया और फिर अपनी ही थीम लिखी और अपनी ही थीम को ड्रू किया, अपना प्रिंटिंग मटेरियल प्रोड्यूस किया। और वुड ब्लॉक पे, जैसे कि मैं बताया, जो वुड ब्लॉक है उस पे ही ज्यादातर ड्राइंग होती थी। इसमें क्या हुआ था, वुड ब्लॉक पे होती थी ना, तो इसमें क्या होता था, जो हमारी ओरिजिनल ड्राइंग है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाती, लेकिन जो प्रिंट्स थे वो सरवाइव हो जाते थे। अब क्या हुआ, ये एक इस पिक्चर में ये एक एग्जांपल है यूकियो प्रिंट का ही। ये शुनमान कुबो के द्वारा लेट 18th सेंचुरी में बनाया गया। ये एक मॉर्निंग सीन को डिपिक्ट कर रहा है। अब पहले चाइना में आया प्रिंट, फिर जापान में आया। अब जो प्रिंट कल्चर है वो धीरे धीरे यूरोप की तरफ आना स्टार्ट हो गया। अब हमें पता है जो स्पीसीज हैं या फिर जो सिल्क है वो ऑल ओवर यूरोप में सिल्क रूट के थ्रू ही फ्लो हुआ है, पहुंचा है सिल्क रूट के थ्रू। अब ऐसे ही जो हमारा प्रिंट है वो भी यूरोप में, ऑल ओवर यूरोप में सिल्क रूट के थ्रू ही आया है, पहुंचा है। और वो 11th सेंचुरी में आया, हमें ये पता है। जो हमारे स्क्राइब्स हैं या फिर स्क्राइब्स को हम बोलते हैं स्किल्ड हैंड राइटर्स, उन्होंने जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है उन पे और पेपर पे प्रिंटिंग कल्चर को पॉसिबल किया है। सिल्क रूट के थ्रू हमारा प्रिंट हमारे यूरोप में आया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ था, जो मार्को पोलो थे वो चाइना में बहुत साल रहने के बाद अब वो है ना इटली में वापस आ गए, और इटली में वापस आने के बाद उन्होंने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का आइडिया अपने साथ में वो लेके आए थे जब वो चाइना से आए थे। क्योंकि हमें पता है चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी। क्या होता था, एक वुड का टुकड़ा होता था, उस पे एक पेपर की शीट को रखा जाता था और पेपर की शीट
तो जो हमारा वुड पे जो ये पेपर लिखा होता था इस पे फिर प्रिंटिंग की जाती थी, तो ऐसे हमारी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी। तो जो मार्को पोलो है वो चाइना से इटली में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का आइडिया लेके आए। इटालियंस ने अपनी बहुत सारी बुक्स को प्रोड्यूस करना बनाना स्टार्ट कर दिया और उनको अलग अलग नेशंस में भी स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। जो लग्जरी एडिशंस थे, मीन्स जो मोनेस्टिक मतलब जो राजा महाराजाओं के लिए या फिर जो अरिस्टोक्रेट्स थे, नोबल्स थे, उनके लिए जो हमारी प्रिंटिंग होती थी वो एक वेलम पे होती थी। वेलम पे मतलब एक वेलम है ना, एक तरीके का एक एनिमल स्किन से एक जैसे कि पेपर होता है ना टाइप्स वो बनाया जाता है एनिमल स्किन का यूज करते हुए। तो लग्जरी एडिशंस बनाए जाते थे वेलम पे, और वो पता है लग्जरी है तो थोड़े महंगे ही होते थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो बुक्स है उनकी डिमांड स्टार्ट हो गई, बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो जो बुक्स सेलर्स है उन्होंने बुक्स को पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, बुक फेयर्स लगाने स्टार्ट कर दिए। और जो स्क्राइब्स हैं या फिर जिनको हम स्किल्ड हैंड राइटर्स बोलते हैं, जो हमारे क्या थे बुक सेलर्स थे, उन्होंने है ना स्क्राइब्स को अपने अंडर काम करने के लिए एम्प्लॉय करना स्टार्ट कर दिया। एक बुक स्टोर में एक बुक सेलर के पास तकरीबन 50 स्क्राइब्स तो होते ही थे, ज्यादा भी हो जाते थे, 50 तो होते ही थे। ठीक है, तो अब हमारा जो हमें पता चलता है जो हमारी डिमांड है बुक्स की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो अब हमारी डिमांड बढ़ने के बाद भी क्या हुआ था, जो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स है ना उनका प्रोडक्शन फेल हो गया था। मतलब जो हमारी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है या फिर जो वुड हैंड से जो प्रिंटिंग होती थी वो हमारा फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था, क्योंकि हमें पता है कॉपिंग जो है वो एक एक्सपेंसिव टाइम, हम हाथ से कुछ कॉपी करते हैं, हम अपनी एक नोटबुक बनाते हैं, हम उसको दोबारा से अपनी एक और नोटबुक सेम बनाएंगे तो उसमें हमारा टाइम लगेगा। तो जो कॉपिंग था वो एक टाइम कंज्यूमिंग लेबर वाली एक्सपेंसिव एक तरह का एक बिजनेस था। और जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो बहुत ज्यादा हैंडल करने में भी उनको प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उनका है ना टाइम सर्कुलेशन इंक से होता था ना, तो उनका टाइम सर्कुलेशन बहुत कम होता था। तो उससे क्या होता था, उनकी इंक खराब हो गई या फिर खुद ही कुछ गड़बड़ी हो गई तो उससे वो बिखर जाते थे। कुछ ही टाइम के लिए हम उनको यूज कर सकते थे। ठीक है, तो अब भाई हमें पता है 15 सेंचुरी तक हैंड प्रिंटिंग का वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का बहुत ज्यादा यूज हुआ। अब उसके प्रोडक्शन इतना यूजफुल होने के बाद भी वो फेल होना स्टार्ट हो गया। अब हमें ये लगा कि हमें एक क्विकर या फिर चीपर वे की जरूरत है जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से सस्ते में भी हो जाए और जल्दी भी हो थोड़ा सा। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारी गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस थी वो कैसे आया, और जो हमारे जॉन गुटनबर्ग थे जिन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया था 1430s में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, अब हम पढ़ेंगे गुटनबर्ग के बारे में। तो गुटनबर्ग कौन थे, गुटनबर्ग एक है ना सन थे मर्चेंट के, एक मर्चेंट के वो बेटे थे, और वो है ना बचपन से ही एग्रीकल्चरल स्टेट में देखते हुए वो बड़े हुए थे। उन्होंने स्टोन्स को पॉलिश करना, ओलिव की, वाइन की, उन्होंने बहुत सारी प्रेसेस को देखा हुआ था। अब इससे उन्हें अपनी जो प्रिंटिंग प्रेस था उसका थोड़ा सा आइडिया आया। तो जो हमारी उन ओलिव बनाने की जो प्रेस थी उनका जो मॉडल था वो उन्होंने बिल्कुल प्रिंटिंग प्रेस जैसा दिया, और जो मोल्ड्स होते हैं हमारे उन मोल्ड्स का उन्होंने क्या किया, जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उनके लेटर्स के लिए उन मोल्ड्स का यूज किया, जैसे कि ए बी सी, इनका यूज उन्होंने अलग अलग मेटल टाइप्स का मोल्ड्स का यूज किया अल्फाबेट्स के लिए। तो ऐसे उनकी जो प्रिंटिंग प्रेस है वो बन गई। ये प्रिंटिंग उनकी गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस का कुछ स्ट्रक्चर है, और ये प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने 1430s में बनाई थी। ये हैंडल है, ये स्क्रू है, ये उसके अलग अलग प्लेटन है, और जो ये होता है ना ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रिंटिंग ब्लॉक बोलते हैं। इसके नीचे पेपर को रखा जाता था, और फिर जो हमारे मतलब जो हमारे जो वो अल्फाबेट्स है उनसे प्रेस करके यहाँ पे वो फिर प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता था। अब जो 1430 में तो वो उसने बनाया, 1448 में उसने अपने थोड़ा सा सिस्टम को परफेक्ट किया। अब सबसे पहली जो बुक प्रिंट हुई थी वो थी हमारी बाइबल की
3 साल में 180 कॉपीज बनाई गई थी। अब हम सोचेंगे 3 साल में 180 कॉपीज, पहले क्या होता था, पहले है ना एक दो कॉपी बनाई, इसको बहुत ज्यादा फास्ट प्रोडक्शन माना जाता था। अब तो बहुत जल्दी हो जाता है, पहले इसको बहुत ज्यादा फास्ट प्रोडक्शन माना जाता था, इसलिए 3 साल में 180 कॉपीज बनना सबसे फास्टेस्ट प्रोडक्शन था उस टाइम पे। और इसकी क्या खास बात थी, जैसे कि हमारी 2 कॉपीज हैं, ये ए कॉपी और ये बी कॉपी, तो जो ए कॉपी पे जो काम हो रखा होगा, जो ए कॉपी का जो टेक्स्ट होगा वो बी कॉपी के टेक्स्ट से बिल्कुल भी मिलता हुआ नहीं होगा। और अगर हम पेजेस की भी बात करें तो हर एक टेक्स्ट का हर एक पेजेस अलग होता था हर एक कॉपी का। और इसमें क्या होता था, कुछ स्पेस भी छोड़ दिया जाता था, तो जो एलाइट्स होते थे, जो बड़े बड़े घराने के होते थे, वो इसको प्रेफर करते थे डिफरेंसेस के बेसिस पर कि अलग अलग डिफरेंस है इन बुक्स में, इसलिए। तो अब क्या होने लगा, जो हमारे बॉर्डर्स हैं, जो हमारा बुक्स थे, उनके बॉर्डर्स को भी हम डेकोरेट करना स्टार्ट हो गया। जब अब हम देखें तो उनके यहाँ पे बॉर्डर्स पे डेकोरेशंस करना, इलस्ट्रेशंस बनाना, पिक्चर्स का यूज करना स्टार्ट होने लग गया था। अब क्या होता था, अब है ना जो हमारे अमीरों के लिए जो बुक बनती थी उस पे है ना कुछ स्पेस को छोड़ दिया जाता था डेकोरेशन के लिए। अब 1450 और 1550 के बीच में बहुत सारे ऑल ओवर यूरोप में बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेसेस बनना स्टार्ट हो गई, जो जर्मनी थी, क्योंकि हमें पता है जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो सबसे पहले जर्मनी में बनी थी। तो अब जर्मनी से बहुत सारे जो प्रिंटर्स थे वो अलग अलग कंट्रीज में जाने लगे और उन्होंने अलग अलग जगह पे प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप करने में या फिर बनाने में हेल्प की। और 15th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक 20 मिलियन कॉपीज यूरोप में बन गई थी, और 16th सेंचुरी के लास्ट तक तो 200 मिलियन कॉपीज बन गई थी यूरोप में। तो ये देखो, पहले कहाँ 183 कॉपीज 3 साल में बनी थी, अब जो हमारी 15th सेंचुरी है वो आते आते 20 मिलियन कॉपीज, और 16 में तो 200 मिलियन तक पहुंच गया। तो ये हुआ प्रिंटिंग प्रेस का डेवलप्ड। अब क्या हुआ, प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इम्पैक्ट, मतलब अब प्रिंट आया तो कुछ ना कुछ तो इसका इम्पैक्ट हुआ होगा पीपल पर, कुछ ना कुछ तो जो हमारी पीपल है, नॉर्मल है, उनकी लाइफ्स में चेंज हुआ होगा। तो अब हम देखेंगे कि वो ऐसा क्या चेंज था। अब एक न्यू रीडिंग पब्लिक बन गई थी, मतलब अब पहले क्या होता था, पहले जो बुक्स है ना वो अमीरों के लिए होती थी, एलाइट ग्रुप के लिए, नोबल्स के लिए, अरिस्टोक्रेट्स के लिए, मोनार्क्स के लिए, उनके लिए होती थी। अब क्या होने लग गया, अब है ना जो बुक्स है वो अफोर्डेबल हो गई, सस्ती हो गई, तो जो हमारी नॉर्मल हमारी जो जनरल पीपल है या फिर वर्किंग क्लास है उनके लिए भी वो अफोर्डेबल हो गई थी। तो अब क्या होता था, और पहले क्या होता था, जो लोग थे ना 20th सेंचुरी तक ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके लिए ओरल कल्चर ही था। तो पहले लोग बाग ओरल कल्चर करते थे, अब वो पढ़े लिखे होने लग गए, स्टार्ट होने, तो उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो एक नई रीडिंग पब्लिक आई। अब एक नई रीडिंग पब्लिक आई तो उनका अपना नया सोचने का नजरिया होगा, उनके अपने अलग अलग प्रेफरेंसेस होंगे। तो जैसे कि हमने देखा पहले बेलार्ड्स में या फिर टाउन्स में, टेवरन्स में, बेलार्ड्स और टेवरन्स क्या होते हैं, बेलार्ड्स होते हैं एक फोकटेल होती है एक टाइप की, जहाँ पे लोग जो है ओरली हम उनको सुनाते हैं, जो हमारा इतिहास है ना, हिस्ट्री है, उसको हम ओरली लोगों को सुनाते हैं, उसको हम बोलते हैं बेलार्ड्स। और टेवरन्स क्या होता है, टेवरन्स जहाँ पे टाउन्स में लोग अल्कोहल पीने के लिए, शराब पीने के लिए जहाँ पे इकट्ठा होते हैं अपने, या फिर अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए, या फिर कुछ न्यूज मिली है उसको एक्सचेंज करने के लिए जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं टाउन्स में, बेसिकली उनको हम टेवरन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी जो बुक्स है उनका वे स्टार्ट हो गई। तो अब इससे क्या हुआ, जो हमारी लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम था लेट 20th सेंचुरी तक, तो ज्यादातर बेलार्ड्स का और टेवरन्स का यूज किया जाता था। अब धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट हुई, तो अब जो बुक्स है उनको लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए जो
लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए क्या हुआ, इसलिए है ना पिक्चर्स का यूज किया जाता था बुक्स में कि लोग पिक्चर्स को देखकर भी कुछ समझ सके। अब कुछ ऐसे लोग भी थे, मतलब प्रिंट आया तो सभी ने प्रिंट को है ना, प्रिंटेड बुक्स को या फिर प्रिंट कल्चर को एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ अथॉरिटीज ऐसी भी थी जिन्होंने प्रिंट कल्चर के आइडिया को डिसएग्री किया। अब प्रिंट कल्चर आया तो डिबेट, डिस्कशन, इन सब चीजों का एक नया वर्ल्ड बन गया। कुछ ने तो प्रिंट कल्चर को बहुत अच्छा माना, कुछ ने तो इसको बहुत अच्छे से वेलकम किया। कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ अथॉरिटीज ऐसे भी थी जिन्होंने प्रिंट कल्चर को वेलकम नहीं किया। जो हमारे रिलीजियस अथॉरिटीज थी या फिर जो हमारे मोनार्क्स थे, कुछ राइटर्स भी थे, वो उनको क्या लग रहा था, उनको ये लग रहा था ना कि इस प्रिंट की वजह से जो कुछ भी हम लोग बाग अलग अलग चीजें प्रिंट कर रहे थे, तो अलग अलग चीजें अगर प्रिंट होगी तो उस पे कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा और इससे जो हमारी इररिलीजियस या फिर जो भड़काने वाली जो एक्टिविटीज है वो ज्यादा फैल सकती है। कुछ को ये डर भी लग रहा था। तो अब क्या हुआ था, अब एक 1517 में एक हमारे रिलीजियस रिफॉर्मर थे मार्टिन लूथर। इन्होंने 95 थीसिस को लिखा था, जिसमें है ना रोमन कैथोलिक चर्च के बहुत सारे रिचुअल्स को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। तो इसकी एक कॉपी जो हमारे विटनबर्ग है उसके एक चर्च में भी पोस्ट की गई थी। तो अब क्या हुआ, अब है ना बहुत जल्दी जल्दी, जैसे कि उन्होंने एक कॉपी बनाई तो उसकी एक कॉपी तो विटनबर्ग में प्रिंट हो गई। तो अब क्या हुआ, अब है ना बहुत जल्दी जल्दी इसका इतना ज्यादा क्या हुआ, हाँ, तो अब चर्च में ही इससे क्या हुआ, चर्च में है ना इससे डिवीजन हो गई। कुछ तो इसके मतलब पक्ष में थे, कुछ इसके पक्ष में नहीं थे। तो अब उनकी भाई इसे लड़ाई वगैरह का थोड़ा सा वो हो गया। तो उनकी जो ट्रांसलेशन थी उनकी ट्रांसलेशन की 5000 कॉपियां बिकी, कुछ ही हफ्तों में बिक गई 5000 कॉपियां। और इस बुक का जो उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, इसका सेकेंड एडिशन 3 मंथ के अंदर अंदर ही आ गया। उन्होंने बोला कि जो प्रिंटिंग है वो भगवान का सबसे अच्छा और सबसे अल्टीमेट गिफ्ट है। तो अब क्या हुआ, उसके बाद एक 16th सेंचुरी में एक मिलर थे इटली में जिनका नाम था मेनुकियो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो है ना बुक्स को पढ़ सकते थे क्योंकि उनको पढ़ने की नॉलेज थी। तो उन्होंने है ना बाइबल को अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर दिया। वो बाइबल में बता कुछ रखा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बाइबल को इंटरप्रेट कर दिया और भगवान का एक नया नजरिया फॉर्मुलेट कर दिया। इससे क्या हुआ, जो रोमन कैथोलिक चर्च है जिसके बारे में पहले भी लिखा था, तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आया रोमन कैथोलिक चर्च में। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद है ना उन्होंने इंटीक्वेशन लगाना स्टार्ट कर दिया। इंटीक्वेशन क्या होता है, इंटीक्वेशन है ना मतलब जो हमारा एक रोमन कैथोलिक चर्च जो हमारे हेरेटिक्स होते हैं, मतलब जो उनके रूल्स का या फिर जो उनकी मान्यता वगैरह होती है उनका फॉलो नहीं करते, उनको ढूंढते, उनको पनिश करते हैं। तो अब क्या हुआ, जो उनकी टीचिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते, तो रोमन चर्च ने क्या हुआ, जो मेनोकियो है उनको 2 बार तो जेल की, मतलब उनको सराखों पे रखा कि भाई आप ऐसे कैसे हमारे जो टीचिंग्स है, बिलीव्स है उनको या फिर जो गॉड है उनका एक न्यू आइडिया दे सकते हो। और फिर उनके बाद वो फिर भी नहीं मानते, उनके बाद उनको फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब उसके बाद जो हमारे रोमन चर्च है उन्होंने क्या किया, जो बुक सेलर्स हैं या फिर जो बुक्स पब्लिश हो रही है उन पे एक कुछ कंट्रोल्स लगा दिए गए, ताकि जो हमारी बुक्स हैं उन पे कुछ प्रोहिबिटेड बुक्स हैं जैसे कि बाइबल हो गई, कुरान हो गई, इन पे कुछ इंडेक्स मेंटेन हो सके, लोगों में इतनी इररिलीजियस फीलिंग्स ना आए। 1558 से ये हमारा स्टार्ट हो गया था। तो अब क्या हुआ, अब जो हमारा एक नया रीडिंग मानिया बन गया था 17th और 18th सेंचुरी के आसपास, जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जो चर्चेज है वहां पे भी, जो हमारे गांव के एरियाज हैं वहां पे उन्होंने स्कूल्स को सेटअप करना स्टार्ट कर दिया था। और 18th सेंचुरी के लास्ट में आते आते जो पहले लिटरेसी रेट था वो बहुत ज्यादा कम था, अब वो 60 से 80 के बीच में आ गया था। तो इतना कम लिटरेसी रेट अब इतना ज्यादा बढ़ गया था। जो बुक सेलर्स थे वो
पैडलर्स को एम्प्लॉय करते थे। पैडलर्स कौन होता है? पैडलर्स होते हैं जो साइकिल वगैरह पे अलग अलग जगह पे घूमते हैं और चीजें बेचती है, उनको हम बोलते हैं पैडलर्स। तो उन्होंने जो बुक सेलर्स है उन्होंने पैडलर्स को एम्प्लॉय करना स्टार्ट कर दिया और वो जगह जगह विलेजेस में अलग अलग विलेजेस में घूमते हुए बुक्स को सेल करते थे। कैलेंडर्स हो गए, बैलाड्स हो गई, फोल्क टेल्स हो गई, अलग अलग टाइप की बुक्स बेची जाती थी। अब जो एंटरटेनमेंट है वो ऑर्डिनरी रीडर्स के लिए के पास पहुंचना भी स्टार्ट हो गया था। इंग्लैंड में चैप बुक्स बेची जाती थी। चैप बुक्स क्या होती है? चैप बुक्स पॉकेट साइज बुक होती है जो कि पेनी के लिए बेची जाती है और उसको चैपमैन बेचता था इंग्लैंड में। ऐसे ही फ्रांस में बिलोटिक्यू ब्लू नाम की बुक थी, उनको बेचा जाता था। ये बुक्स भी बहुत कम प्राइस की होती थी और लेकिन इनका जो पेपर क्वालिटी होती थी वो भी बहुत ज्यादा कम होती थी और उन पे चीप ब्लू कवर उन पे मिलता था तकरीबन। और जैसे कि जो रोमांस की जो लव स्टोरीज टाइप में जो बुक्स होती थी या फिर जो हिस्ट्रीज होती थी पास्ट की, उनको 4 से 6 पेजेस में प्रिंट किया जाता था। बुक्स अलग अलग इंटरेस्ट की अलग अलग साइजेस की बिकनी स्टार्ट हो गई थी। तो ये हमारा एक नया रीडिंग मानिया आया था। अलग अलग लोगों की प्रेफरेंसेस से अलग अलग साइजेस की बुक्स, अलग अलग इंटरेस्ट की बुक्स बिकना स्टार्ट हो गई थी। तो अब जो हमारी 18th सेंचुरी में क्या हुआ, एक पीरियोडिकल प्रेस डेवलप स्टार्ट हो गई। उन्होंने जो हमारी कंट्रीज में करंट अफेयर्स हो रहे हैं उनको एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ दिया। न्यूज़पेपर्स बनाना स्टार्ट हो गए, अब जर्नल्स भी आने स्टार्ट हो गई थी। साइंटिस्ट ने अपनी जो थ्योरीज हैं या फिर जो उनके साइंटिफिक डायग्राम्स हैं, उनको डिस्कवरीज है, उनको प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया था। आइजैक न्यूटन ने अपनी डिस्कवरीज को स्टार्ट किया था। अब हमें पता है आइजैक न्यूटन ही है जिनके द्वारा हमें साइंस का इतना ज्यादा आइडिया हुआ है। अलग अलग जो थिंकर्स थे, थॉमस पेने, वोल्टेयर, इन्होंने अपना प्रिंटिंग या फिर रीडिंग स्टार्ट कर दी थी। साइंस का, रीजन, लिटरेचर, इन सब के बारे में हमें बहुत सारा आइडिया दिया है इस प्रिंट कल्चर ने। अब आज के लिए बस इतना ही। हम अब ट्रेम्बल डेयर फॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल लेट्स बी स्मार्टियस एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, and if you have any doubts do comments. Thank you for watching.